न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने आज एक बार फिर चुनावी ताल ठोकते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं, पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुधा यादव और मैं स्वयं भी मजबूत उम्मीदवार हूं, क्योंकि अकेले डॉक्टर सुधा यादव या राव इंद्रजीत सिंह के कहने मात्र से कोई उम्मीदवार नहीं बनता। उम्मीदवार के नाम का चयन करना केंद्रीय संसदीय बोर्ड का काम है, और वैसे भी हम सब पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, इसलिए पार्टी जिसे कहेगी उम्मीदवार भी वही होगा। डॉक्टर अरविंद यादव आज 3 दिन पूर्व रेवाड़ी के ऐतिहासिक भाड़ावास गेट पर हुए हादसे में एक शख्स की मौत के बाद क्षतिग्रस्त गेट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि यह ऐतिहासिक गेट अब पूरी तरह खराब हो चला है, जिसका न रखरखाव संभव है और न ही मुरम्मत। जिला प्रशासन द्वारा बीती देर रात जब इसे हटाने की तैयारी की जा रही थी, तो कुछ लोगों के कहने पर मैंने प्रशासन से बात कर इसे रुकवाया, जिसे लेकर आज वह बाजार के व्यापारियों से उनकी राय लेने के लिए पहुंचे थे। व्यापारियों से सहमति के बाद डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि सालों पुरानी इस धरोहर को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर फिर से ऐसे ही नए द्वार का निर्माण कराया जाएगा। वहीं शहर की समस्याओं के सवाल पर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए तैयारी चल रही है। जल्द ही लोगों को हर छोटी बड़ी समस्या से निजात दिलाई जाएगी और शहर एक नए रूप में दिखाई देगा। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता रत्नेश बंसल, सत्यदेव यादव, यशवंत भारद्वाज व सुनील ग्रोवर सहित काफी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अरविंद यादव के समर्थक मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जिला उपायुक्त के भी संपर्क में था, हमारे जो डीएमसी उदय सिंह जी उनके संपर्क में भी था। कल भी मेरी 3-3, 4-4 बार उपायुक्त महोदय से और डीएमसी से बात हुई। वो सारे रिकॉर्ड भी इसका निकलवाया, 300-400 साल पुराना रिकॉर्ड भी ढूंढवाया, उर्दू में था उसको इंग्लिश में भी करवाया। और रात को फिर पीडब्ल्यूडी ने भी जब इसका इंस्पेक्शन किया तो एक्सीएन ने रिपोर्ट दी कि ये जो है डैमेज इतना हो चुका है कि इसका रखरखाव भी मुश्किल है और रिपेयरिंग भी मुश्किल है। तो रात में जिला प्रशासन ने तय किया कि क्योंकि दिन के अंदर से आवाजाही रहती है, फिर कोई हादसा ना हो जाए, तो रात को 11 बजे के लगभग जो है वो इसके डिमोलिशन का प्रस्ताव उन्होंने वो लेके आया और यहाँ जेसीबी वगैरह भी आ गई। तो मेरे पास कुछ पत्रकार भाइयों का, कुछ शहर के लोगों का मेरे पास टेलीफोन आना शुरू हुआ कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, इसको रुकवाइए रुकवाइए रुकवाइए। मैंने उसी समय पर, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, रास्ते में से ही मैंने उपायुक्त महोदय से भी, डीएमसी से भी कहा और इसको उसी समय 5 मिनट के अंदर वो जेसीबी वगैरह सब वापस चली गई। तो मैंने कल भी उपायुक्त को कहा था कि मैं कल 12 बजे यानी आज 12 बजे के लगभग मैं जाऊँगा और मैं सब व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से, शहर के मौजूद लोगों से बात करूंगा और उनकी जो सहमति बनेगी वो काम हम करेंगे। तो अभी आए थे, सब लोगों की सहमति ये बनी है कि इसका डिमोलिशन हो जाए, क्योंकि ये इसमें दरारें आ चुकी है और ये बड़ा हादसा फिर हो सकता है और इसी आकार में, इसी शेप में इसका पुनर्निर्माण हो जाए। तो इस बात के ऊपर सहमति बनी है। तो मैंने अभी उपायुक्त महोदय से भी टेलीफोन पे बात की है। सुबह मेरी कंवरपाल जी जो हमारे पुरातत्व के मंत्री हैं, उनसे भी मैंने सुबह टेलीफोन पे बात की थी। तो जो सब व्यापारी भाई और जो शहर के लोग चाहते हैं वही करेंगे। इसका पहले तो आज रात से लेके कल तक इसका डिमोलिशन का वो कर लेते हैं। इसको गिराने के बाद, मलबा वलबा साफ़ होने के बाद, अभी ये त्यौहार है हमारा, जन्माष्टमी का है, रक्षाबंधन का है, इसके बाद जो भी सरकारी नियम होते हैं, इसका टेंडर होना है, कोटेशन होना है, जो भी होना है वो उपायुक्त महोदय देख लेंगे और देखने के बाद इसका इसी तरीके से पुनर्निर्माण करा लेंगे, ताकि शहर की धरोहर जो हम सब लोग चाहते हैं कि बची रहे, वो बची रहे और जो इसकी हालत है वो नया बनने से, वो भी जो एक रिस्क है हमेशा के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इतना निवेदन मुझे आप लोगों से करना है। आप चाहते हैं कि धरोहर बची रहे। ऐतिहासिक धरोहर बचाओ कमेटी है, उसने पहले से ही आगाह कर दिया था कि यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लगता नहीं कि बड़ी लापरवाही? देखिए, मुझे नहीं जानकारी है कि भाई कोई इस तरह की कमेटी बनी हुई है और क्या हुआ था। निश्चित तौर पर ये ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हादसे कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी एक हादसा मान के, इसको पुरानी बातों को भूल के आगे की सुध लिए हम इसको डिमोलिश भी कराएंगे, नया भी बनवाएंगे। इतना विश्वास मैं आप लोगों को सरकार की तरफ से दिलाता हूं। ऐसे 3 गेट निजी भी हैं जो गिरने के कगार पर है, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे 3 गेट और ऐसा है कि वो जो भी है आप लोग बताएंगे, उनकी भी विजिट करेंगे जहाँ जहाँ भी है, क्योंकि अब इससे भी सबक सीखना चाहिए कि हादसा हुआ है तो फिर कोई शहर में हादसा ना हो जाए।
तो उसका भी जहाँ मरम्मत होगी उसकी मरम्मत कराएंगे, जिसको डिमोलिश करना होगा डिमोलिश कराएंगे। तो आप लोग बताएंगे, संज्ञान में लेके आएंगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई निश्चित करेंगे। अनेक ऐसी इमारतें हैं जो गिराऊ हालत के अंदर है, वहाँ भी बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही। लगातार कहने के बावजूद आस पड़ोस के लोग शिकायत भी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। स्पेशल एक टीम इसका गठन करवा देंगे, जो जाके आप लोग बताएंगे कहाँ कहाँ है, और उनको भी कहेंगे नगर परिषद को कि वो अपनी जानकारी लें और उन जगहों पर जाके एक रिपोर्ट तैयार करें, और रिपोर्ट तैयार करके वो रिपोर्ट पेश करें कि कहाँ कहाँ पर ऐसे हमारी पुरातत्व विभाग की या दूसरी पुरानी इमारतें जो शहर की शान है और उनका रखरखाव किस तरीके से किया जाए, इसको यहाँ से सबक लेते हुए उसको पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी शहर में समस्याएं मुंह आए खड़ी है, सफाई को लेकर के बात की बात कर लें या इस तरह की। कुछ वकीलों ने कल मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ पैरवी इस मामले में की जाए? देखिए, मैं तो शहर का, मेरा स्वभाव मीडिया में कम आने का है। मैं अपने स्तर पे जो भी जानकारी आती है, मजबूत वकील हूँ मैं शहर का, और मजबूती के साथ में वकालत करता हूँ और बिना किसी को बताए, बिना कोई फीस लिए करता हूँ, क्योंकि सामाजिक उसमें हूँ, राजनीतिक जीवन के अंदर हूँ। तो जो भी इस तरह की बातें निश्चित तौर पर, क्योंकि ये सड़कों का भी रखरखाव बारिश के कारण रुका हुआ था, शहर की बहुत सारी सड़कों का टेंडर हो चुका है, अब ये बारिश का समापन है तो जल्दी से आपको ये शहर एक नए रूप के अंदर दिखाई देगा। सफाई का टेंडर खत्म हो गया था, वो भी टेंडर हो गया है, दोबारा से गाड़ियाँ सड़क के ऊपर घूमने लगी हैं, तो जो पिछला भी बैकलॉग इकट्ठा हो गया है उसको भी सफाई करा रहे हैं। और ये सारी जो समस्याएं, छोटी मोटी जिन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में है और नगर परिषद इस पे लगा हुआ है, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे पार्षद लोग भी इस बात के लिए बड़े चिंतित हैं। सबके साथ तालमेल बिठाने के बाद इसकी समस्याओं को दूर करें। डॉक्टर सुधा यादव रेवाड़ी में आई, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, क्या लगता है कि चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी है, कहीं चुनावी अभियान है, क्या कुछ? देखिए, हम सब लोग पार्टी के वो उस पीढ़ी के लोग हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो ये कहीं दिमाग में नहीं रहता कि कहीं जाने से, क्योंकि मैं भी होके आया था और जागरण चल रहा है श्याम बाबा का 3 दिन पहले, कल उनको भी निमंत्रित किया गया था तो कल उसमें आई थी। वो हमारी नेता है, तो कार्यकर्ताओं का मन रहता है कि जब नेता शहर के अंदर आ रहे हैं तो 3-4 जगह चाय भी उनको पिलवाई जाए। तो हमारे 3-4 जगह उनकी चाय का कार्यक्रम था। एक आपके पत्रकार बंधु के यहाँ भी मुझे जानकारी मिली, वहाँ भी था कार्यक्रम। मैं रात को 10:15 साढ़े 10 बजे सीधा उनके चाय के कार्यक्रम में पहुँचा। तो ये एक रूटीन के काम है, इसको कोई राजनीतिक से जोड़ के या चुनाव लड़ने ना लड़ने के रूप से जोड़ के देखना उचित नहीं है। आते हैं हमारे नेता हैं, सब जगह जाते हैं, हम भी सब जगह जाते हैं, तो कोई वहाँ दूसरी जगह जाते हैं इस तरह कार्यक्रम में, तो वहाँ थोड़ी चुनाव लड़ने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। पार्टी, हम लोग पार्टी के वो समर्पित सिपाही हैं कि जहाँ सुधा यादव जी को कहेंगे कि यहाँ से ताल ठोकना है तो 365 दिन राजनीति करते हैं, वहाँ से ताल ठोक लेंगे। जहाँ से और किसी को पार्टी का आदेश होगा वो पार्टी के आदेश को मानेंगे। इससे इंटरनेट बंद कर दिया गया, यात्रा को परमिशन नहीं दी गई, जबकि विश्व हिंदू परिषद वाले अड़े हुए हैं कि 28 तारीख को हम वो यात्रा पूरी करेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था वो सरकार के लिए प्रायोरिटी है, और कानून व्यवस्था जिनके हाथ में निर्णय उनको करना है। उनको लगता है कि यात्रा आने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो वो अपना निर्णय लेंगे, सरकार अपना निर्णय लेगी। जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं या जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, उनका निर्णय अपना निर्णय होता है। तो सरकार इतनी संवेदनशील है कि बैठ के कोई ना कोई उचित रास्ता निकाल लेंगे। जो पहले हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है नूह में 31 तारीख को, वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी, इतना विश्वास में आप लोगों को। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, रेवाड़ी से 2 हैं, एक तो सुधा यादव, राव इंद्रजीत सिंह। लोकसभा चुनाव पहले, विधानसभा बाद में, किसको आप उम्मीदवार मानते हैं? तो मैं उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता? 2 क्यों है? तीसरा क्यों नहीं मानते हैं? क्या मैं क्यों मान के? मैं दोनों से सीनियर, मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर अरविंद यादव या सुधा यादव वही उम्मीदवार होंगे जब पार्टी उनको ठप्पा लगा के कहेगी कि भाई आप हमारे उम्मीदवार हो। मेरे कहने से या सुधा यादव जी के कहने से या राव इंद्रजीत साहब के कहने से कोई उम्मीदवार नहीं बनता है। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बना होता है, जब वहाँ से जिसकी पीठ को थपथपा के ठप्पा लगा के भेजा जाएगा, पूरी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी और उसकी जय जयकार करेगी। इसमें कहीं कोई मतलब इन दोनों से मजबूत डॉक्टर अरविंद यादव की सारे, भाई पार्टी जिसको करेगी वो पार्टी का सिपाही है ना। मजबूती और कमजोरी का सवाल कहाँ से आ गया? जिसको भी पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है लोकसभा का, मेरे अलावा भी, हम तीनों के अलावा भी और सारे भी लोगों के मन के अंदर है, लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी, जिसके के लिए करेगी, हम तीनों के अलावा भी करेगी, तो हम उसके साथ हैं सारे लोग। कहाँ दिक्कत की बात? रेवाड़ी सीट में तो 1 अनार 100 बीमार जैसी नहीं, ये हर सीट पे रहता है। ये राजनीति के अंदर 1 सीट पे 100 अनार रहते हैं, पहले भी रहे हैं। जब तक SST चलेगी, लोकतंत्र तब तक रहेंगे, कोई नई बात नहीं है।